वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच। जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत आपके अपने ऑनलाइन परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में। मैं धर्मेश सर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि के अंतर्गत आपको पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था आईपीसी का, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि जो आपकी भारतीय दंड संहिता 1860 है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसे इंग्लिश में आईपीसी दैट मीन्स इंडियन पेनल कोड 1860 कहा जाता है। या मैंने आपको बताया कि आईपीसी का उर्दू में क्या नाम होता है, उर्दू में कहा जाता है ताज इरादे हिंद। या पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। या हम लोगों ने बात की थी सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो 17वां अध्याय है, जिसका अर्थ जिसका नाम क्या है, जिसका नाम संपत्ति के विरुद्ध अपराध उसका नाम है। और बताया था मैंने आपको कि सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है, अध्याय 23वां है, जो लास्ट है सबसे 511वीं धारा है। ये सब तथ्य मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग कल वाला वीडियो नहीं देखे यानी पिछली क्लास को लेक्चर 1 को नहीं देखे हैं, प्लीज़ देख लीजिएगा। आईपीसी के इंट्रोडक्शन की बात हुई थी, वहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी की बात हुई थी। आज की क्लास में मैं आईपीसी के इतिहास की बात करूँगा, हिस्ट्री ऑफ भारतीय दंड संहिता, यानी भारतीय दंड संहिता का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी बात हम लोग आज की क्लास में करने जा रहे हैं। देखिएगा, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, आप सीख पाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर आज बात होगी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, या इसको उर्दू में क्या कहा था मैंने आपसे, ताज इराद ए हिंद, ताज इरादे हिंद 1860। या मैंने आपसे कहा था इसी को कहा जाता है इंडियन पेनल कोड। कोड का मतलब क्या होता है, संहिता 1860। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, आईपीसी। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है भैया, आईपीसी कहा जाता है इसे। ये बात मैंने आपको बताई थी। इसके जो नंबरिंग होती है, हिंदी में धारा, एक उर्दू में दफ़ा, और इंग्लिश में सेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्शन कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि आईपीसी क्या है, आईपीसी में अलग अलग दंड विधानों की बात की गई है। आईपीसी के अंतर्गत किसी भी अपराध की परिभाषा तथा उसके लिए दंड के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। आईपीसी के अंतर्गत अपराध की परिभाषा और किसकी बात की गई है, उस अपराध के संदर्भ में दंड का उल्लेख किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। और संहिता क्या होती है इसकी बात मैंने आपसे की थी, अलग अलग कानूनों को विधिबद्ध करके एक स्थान पर इकट्ठा कर देना ही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आईपीसी के इतिहास की। तो आइए जरा हम लोग फोकस करते हैं हिस्ट्री ऑफ आईपीसी, और आईपीसी कहाँ से आई थी इसकी जरा से हम लोग बात यहाँ पर आज की क्लास में करते हैं, ठीक है। देखिएगा, आइए बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ आईपीसी की। तो आईपीसी का इतिहास क्या है, या भारतीय दंड संहिता का इतिहास क्या है, ये बात जरा आज हम लोग सीखते हैं। भारतीय दंड संहिता का इतिहास, भारतीय दंड संहिता का इतिहास। भारतीय दंड संहिता हमेशा लिखिएगा 1860, हमेशा इसके साथ लिख दीजिएगा। पिछली क्लास में बताया था जब सन या तारीख दी गई होती है तो आपको ये बात याद रखना है कि ये बात करता है कि उसी समय में ये प्रावधान, ये संहिता लागू की गई थी। ये बात याद रखनी है आपको। तो भारतीय दंड संहिता का इतिहास क्या है, और एक बात मैंने आपको और भी बताई थी, एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा दंड विधान कौन सा है? तो आईपीसी या भारतीय दंड संहिता विश्व का सबसे बड़ा दंड विधान है। ये पॉइंट आप सबसे पहले माइंड में नोट करिए। आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता विश्व का, जैसा कि हमारे देश का जो संविधान है वो भी क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। एज इट इज आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय दंड संहिता विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा दंड विधान है। सबसे बड़ा क्या है? दंड विधान है। ये बात आपको याद रखना है। और अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आईपीसी के इतिहास की, आईपीसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो आपको याद होगा अंग्रेजों ने, अगर आपने कभी संवैधानिक इतिहास पढ़ा होगा, फिलहाल मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, तो अंग्रेजों ने चार्टर एक्ट लागू किए थे। तो सन 1833 का एक चार्टर एक्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 1833 का एक चार्टर एक्ट बनाया गया था। देखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में ये बात कही गई, 1833 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि भारत में एक विधि आयोग होना चाहिए। समझिएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ था। एक विधि आयोग का गठन होना चाहिए, एक विधि आयोग का गठन होना चाहिए, और उस गठन में 1833 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि भारत में एक विधि आयोग का गठन होना है, या भारत में एक विधि आयोग का गठन हो, और इसके तहत विधि आयोग का काम क्या होगा? विधि आयोग जो है वो नियमों कानूनों को क्या करेगी? लागू कराएगी, और क्या नियम होंगे इसकी बात करेगी। तो इसी के अंतर्गत 1833 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि भारत में एक विधि आयोग का गठन होना है। ये बात आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और 1834 में क्या किया गया? 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई, और उस विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड मैकाले जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले साहब को भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, माइंड में नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना लॉर्ड मैकाले साहब थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले साहब। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विधि आयोग की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई? विधि आयोग की स्थापना सर्वप्रथम भारत में सन 1834 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ लिखेगा 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग की स्थापना की गई, 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। यानी कि ये प्रथम विधि आयोग था, और प्रथम विधि आयोग कहें या 1834 में स्थापित विधि आयोग कहें, इसके अध्यक्ष कौन कहे जाएंगे? लॉर्ड मैकाले साहब कहे जाएंगे। और इसी के साथ, इसी एक्ट के साथ, इसी के साथ यहाँ पर किसकी बात की गई? संहिता की बात की गई। भारतवर्ष में एक्चुअली था क्या कि हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून थे, अलग अलग विधि विधान थे। तो इन सभी विधि विधानों को क्या किया गया? एक स्थान पर इकट्ठा किया गया। फिर से समझिएगा। और अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग उन कानूनों के लिए,
उन कानूनों के अनुसार उन कानूनों के लिए क्या किया, दंड का विधान किया, दंड का उल्लेख किया। तो अलग अलग जो रीति रिवाज थे उनको इकट्ठा करके, अलग अलग कानूनों को इकट्ठा करके क्या बना दी गई, दंड संहिता। क्या बना दी गई, भारतीय दंड संहिता बना दी गई और नाम उसको क्या दिया गया, भारतीय दंड संहिता दिया गया। और भारतीय दंड संहिता जो है ये तैयार कब हुई, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को बनकर के तैयार हो गई थी। कब तैयार हुई थी, तो भारतीय दंड संहिता, अब प्रश्न ये बनता है भारतीय दंड संहिता कब बनकर तैयार हुई या कब लागू हुई। तो एक एक बात समझिएगा यहाँ पर, भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हो गई। कब, 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हो गई, बनकर तैयार हुई। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता कब बनकर तैयार हुई, तो 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हो गई। ये तो पहला प्रश्न, बन के कब तैयार हुई, 6 अक्टूबर 1860 को। अब प्रश्न यह बनता है कि भारतीय दंड संहिता भारत में लागू कब हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको खूब माइंड में याद रखना है, 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 1862 को कुछ देशी रियासतों तथा जम्मू कश्मीर को छोड़ करके भारतीय दंड संहिता पूरे भारतवर्ष में लागू हो गई। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि कौन सी देशी रियासतें, तो देशी रियासतों का यह मानना था कि वो ऑलरेडी अंग्रेजों को तो अंग्रेजों के अनुसार काम करते ही है, तो उनका जो रियासतों का जो दंड विधान है उनके लिए रहने दिया जाए। और कश्मीर में भी भारतीय दंड संहिता उस समय पर लागू नहीं हुई थी, ये बात आपको याद रखना है। तो पहले तो पॉइंट हम लोग ये नोट करेंगे, ये याद करेंगे कि कब लागू कब हुई, बनकर 6 अक्टूबर 1860 को तैयार हो गई थी और लागू कब हुई, 1 जनवरी 1862 को जम्मू कश्मीर तथा देशी रियासतों को छोड़कर कुछ देशी रियासतों को छोड़कर 1 जनवरी 1862 को जम्मू कश्मीर तथा कुछ देशी रियासतों को छोड़कर भारतीय दंड संहिता या आईपीसी लिख देते हैं, आईपीसी पूरे भारत में लागू हुई, पूरे भारत में लागू हुई। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर प्रश्न यह बनता है कि बनकर कब तैयार हुई, तो 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हुई। और प्रश्न अगर यह आपसे पूछा जाता है कि जो आईपीसी है वो लागू कब हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा 1 जनवरी 1862 को जम्मू कश्मीर तथा कुछ देशी रियासतों को छोड़ करके आईपीसी जो है वो पूरे भारत में लागू हुई थी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। लागू कब हुई थी, याद रखिएगा 1 जनवरी 1862 को। कब लागू हुई थी, 1 जनवरी 1862 को। तथा लागू कब हुई थी, 1 जनवरी 1862 को। तथा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब अगर हम लोग यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि वर्तमान में, अगर प्रश्न यह बनता है कि वर्तमान में क्या जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू, अच्छा इसके पहले
क्या जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं थी तो क्या लागू था? वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आरपीसी लागू थी। आरपीसी का क्या मतलब होता है? आरपीसी का मतलब होता है रणबीर सिंह, क्या होता है? रणबीर सिंह पेनल कोड। इसके पहले वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी लागू है। जरा इसकी बात करें, लागू ही है। इसके पहले कश्मीर में आरपीसी इन द सेंस रणबीर सिंह दंड संहिता, रणबीर सिंह दंड संहिता लागू थी। क्या लागू थी? रणबीर सिंह दंड संहिता लागू थी। ठीक है, याद रखिएगा, रणबीर सिंह दंड संहिता लागू थी। कहाँ लागू थी? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें जरा सा, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री के द्वारा राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया जिसके अंतर्गत जिसमें जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख को क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो एक बात याद रखिएगा कि 2019 के पहले क्या था? 2019 के पहले भारत में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2019 के पहले भारत में क्या लागू था? जम्मू कश्मीर में क्या लागू था? आरपीसी लागू था, रणबीर सिंह दंड संहिता लागू थी। और प्रश्न यह भी बनता है, ये तो 5 अगस्त 2019 की बात हो रही है, प्रश्न यह भी बनता है कि पूरे भारत में आईपीसी कब लागू हुई, यानी जम्मू कश्मीर में कब लागू हुई? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू हो गई। 5 अगस्त को नहीं लागू हुई थी, 5 अगस्त को विधेयक लाया गया था। किसका? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का विधेयक लाया गया था, जिसके अंतर्गत लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। अब प्रश्न यह बनता है कि जम्मू कश्मीर में कब आईपीसी लागू हुई? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी लागू हुई। इसका अलग से एक टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे, आगे मैं आपसे बात करूंगा इसके धाराओं में कहाँ कहाँ लागू है और कैसे लागू है। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी लागू हुई। ठीक है, कब लागू हुई? ध्यान से याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में भी आईपीसी लागू हो गई। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आईपीसी के विषय में। आईपीसी के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान आपके ये हो गए। अच्छा, अब आगे धाराओं में अध्याय में बढ़ने से पहले मैं आपको 2 दंड विधान बताऊंगा। 2 दंड विधान आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर विधि के 2 प्रकार आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? विधि के 2 प्रकार आपको पढ़ने हैं। विधि के 2 प्रकार कौन कौन से आपको पढ़ने हैं? एक तो आपको पढ़ना है क्रिमिनल मामले और एक आपको पढ़ना है दीवानी मामले। तो दीवानी मामले कौन से होते हैं, क्रिमिनल मामले कौन से होते हैं, इस पे बेस भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए ज़रा हम लोग समझेंगे कि दीवानी मामले कौन से होते हैं, जिसे हम लोग सिविल लॉ या सिविल मैटर कहते हैं, या आपराधिक मामले कौन से होते हैं, जिसे हम लोग क्रिमिनल लॉ कहते हैं। तो कितने प्रकार की विधियां आपको पढ़नी है? 2 प्रकार की विधि आपको
पढ़नी है। आइए वन बाय वन हम लोग समझते हैं। कितने प्रकार की विधि आपको पढ़नी है? 2 प्रकार की विधि आपको पढ़नी है, ठीक है। तो विधि के 2 प्रकार पढ़ने हैं। विधि के 2 प्रकार, विधि के 2 प्रकार। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहचानेंगे कैसे, इनकी बात मैं आज की क्लास में आपसे करता हूं, ठीक है। तो विधि के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? एक तो सिविल लॉ या मैटर जिसे कह सकते हैं, सिविल लॉ या सिविल मैटर भी कह सकते हैं, या दूसरा कौन सा, सिविल केस भी कह सकते हैं, मैटर या केस भी कह सकते हैं, जिसे नागरिक विधि, जिसे नागरिक विधि हिंदी में क्या कहा जाता है, नागरिक विधि या दीवानी मामले, क्या कहेंगे, नागरिक विधि या दीवानी मामले, ठीक है। तो दीवानी कौन सा, वो वाला दीवानी नहीं, दीवाना दीवानी वाला नहीं, ये समझिएगा, ये एक लॉ की टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूज मत होइएगा। दीवानी दीवाना वाला नहीं, समझिएगा दीवानी मामले कौन से होते हैं और आपराधिक मामले कौन से होते हैं, या नागरिक मामले, उसी को क्या कहा जाता है, दीवानी मामले कहा जाता है। और दूसरा जो टाइप हो जाएगा, इसे कहते हैं क्रिमिनल, इसे क्या कहा जाता है, क्रिमिनल, इसे कहा जाता है क्रिमिनल लॉ या केस। हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसे कहा जाता है आपराधिक, हिंदी में क्या कहा जाता है, आपराधिक मामले, क्या कहा जाएगा, आपराधिक मामले। अब ये हमें बताना है किसी भी केस को देख करके, यह मामला आपराधिक है या दीवानी का है, या उसी क्या कहते हैं, नागरिक मामला होता है। तो ये एक एक पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। केस दिया जाता है आपके एग्जाम में और पूछा जाता है ये मामला जो दिया गया है वह आपराधिक है या दीवानी मामला है। तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर कोई मामला आपको दिया गया है और उसमें सजा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्षतिपूर्ति की जाती है या समझौता किया जाता है, क्या किया जाए, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या, कि किसी को आर्थिक दंड दिया जाए, क्षतिपूर्ति या समझौते की बात हो, तो ये याद रखिएगा, ये 100% ये समझौते की बात हो, समझौता हो, तो ये 100% कौन सा मामला हो जाएगा, ये मामला नागरिक मामला हो जाएगा। क्या हो जाए, समझौता हो किसी मामले में या आर्थिक क्षतिपूर्ति की बात हो, तो ऐसा मामला जो है वो क्या हो जाएगा, वो नागरिक मामला या दीवानी मामला कहलाता है। जैसे 2 भाइयों में संपत्ति के विवाद का मामला, अगर संपत्ति का विवाद हो जाता है तो उसमें क्या होता है, या तो समझौता होता है, भैया इतनी ज़मीन आपकी है, इतनी ज़मीन आपकी है, दोनों आपस में बांट लो, या फिर क्या होता है, या तो अगर एक व्यक्ति ने दूसरे की ज़मीन हड़प ली है, कब्जा कर रखा है, तो वो उसकी क्षतिपूर्ति करता है, उसे छुड़वा दिया जाता है समझौता करके, या उसका नुकसान किया तो क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। ऐसे जो मामले हो गए वो कौन से मामले होंगे, नागरिक मामले होंगे। जैसे पति पत्नी के झगड़े लड़ाई का मामला, तलाक का मामला जो होगा वो आपके क्या हो जाएगा, वो हमेशा नागरिक मामला या दीवानी मामला होगा। क्यों, एक बात अब यहाँ से डिफरेंस क्लियर करिएगा। आपराधिक मामलों में क्या होता है, सजा के रूप में हम इसे कह सकते हैं कारावास। इसमें कारावास, मृत्युदंड या मृत्युदंड प्लस आर्थिक दंड, प्लस आर्थिक दंड या नहीं प्लस आर्थिक दंड, यानी यहाँ भी क्षतिपूर्ति की बात होती है, आर्थिक दंड की बात होती है, लेकिन कारावास या मृत्युदंड के साथ साथ, कारावास के साथ साथ यहाँ पर किसकी बात होती है, आर्थिक दंड की बात होती है, तो आपराधिक मामले हो जाएंगे। जैसे ऐसा है, किसी व्यक्ति ने किसी के घर में चोरी कर ली तो ऐसा नहीं होता है कि भैया आप समझौता कर लो, चोरी हो गई, इसका पैसा वापस कर दो, फिर आपको दंड नहीं दिया जाएगा। निश्चित तौर पे
कोई चोरी करता है तो उसको दंड दिया जाता है, उसे अधिकतम 3 महीने की जेल का दंड दिया अधिकतम 3 वर्ष के जेल का दंड दिया जाता है चोरी के केस में। तो उसे कारावास भी दिया जा सकता है, आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा मामला जहां पर सिर्फ क्षतिपूर्ति की बात होगी वहां पर क्या हो जाएगा, या समझौते की बात होगी, वो मामले क्या हो जाएंगे, वो दीवानी मामले या नागरिक मामले हो जाएंगे। जहां पर कारावास भी हो और आर्थिक दंड भी दिया जाए वो कैसा मामला हो जाएगा भैया, वो क्रिमिनल मामला हो जाएगा, याद रखिएगा। आ रही बात समझ में। जैसे जमीन जायदाद का मामला है, किसी की संपत्ति का मामला है, किसी पति पत्नी का मामला है, ये सब जो विवाद के मामले होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं। किसी को मार देना, चोरी कर लेना, हत्या कर देना, धमकी दे देना, ये सब क्या है, आपराधिक मामले हैं जिसमें कारावास किया जाता है, मृत्युदंड भी दी जा सकती है, या उसके साथ ही साथ आर्थिक कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। एक बात यहाँ पर ये समझिएगा। दूसरी बात यहाँ पर नागरिक विधि या दो दीवानी मामलों में क्या होता है, मामला जो है वो 2 निजी व्यक्तियों में होता है। किस में होता है, 2 निजी व्यक्ति। यहाँ पर जो मामला होगा वो 2 निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच होगा, या संस्थाओं के बीच होगा, या संस्थाओं के बीच। जैसे 2 भाई हैं तो 2 निजी व्यक्ति हैं, उससे सरकार से क्या लेना देना, या 2 कंपनी हैं, 2 कंपनियों के बीच का मामला है तो उससे सरकार का क्या लेना देना। लेकिन जो आपराधिक मामले होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा माइंड में रखिएगा, ये अपराधी का राज्य सरकार, राज्य या सरकार या समाज के खिलाफ होता है। अपराधी एवं राज्य या सरकार या समाज के विरुद्ध। अब समझिएगा कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, अपराधी मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति है कि हर किसी व्यक्ति को मार रहा है, उसके ऊपर प्रताड़ित कर रहा है लोगों को, तो ये जो मामला होगा, ये जो अपराधी होगा, ये मामला जो है वो अपराधी तथा ये किसके बीच होगा, राज्य के बीच में, यानी सरकार के बीच में, राज्य या सरकार के बीच में। यानी जो सरकार के कानून हैं, मैंने आपको बताया था अपराध की क्या परिभाषा होती है, विधि द्वारा निषेधित जो काम है वही क्या है, अपराध है। तो ऐसा व्यक्ति जो विधि में मना किया गया है, जो विधि में जो काम निषेध किया गया है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है तो वो क्या हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। और उस मामले में नियम कौन बनाए, राज्य सरकार ने बनाए हैं, या सरकार ने बनाए हैं, या संसद ने, या समाज में। तो ऐसे मामले में जो अपराधी होता है उसके खिलाफ कौन होता है, राज्य होता है। यानी राज्य में कौन होता है, पुलिस पकड़ेगी, राज्य ही तो प्रक्रिया चलाती है, पुलिस पकड़ेगी, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी, न्यायिक प्रक्रिया होगी, यानी राज्य उसमें क्या करता है, राज्य उसमें सारे मामले वहाँ पर देखता है। आ रही बात समझ में। तो ये जो अपराधी होगा वो समाज में दहशत फैलाता है, लोगों में डर फैलाता है, जो विधि को, नियमों को क्या होता है, तोड़ता है। तो इस केस में एक पक्ष क्या होगा, अपराधी होगा, और दूसरा पक्ष राज्य समाज होगा। और ऐसे मामलों में समझौते नहीं होते हैं, दंड का प्रावधान होता है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ऐसे मामले आपके आपराधिक मामले होते हैं। आ रही बात समझ में सभी को। आई थिंक खूब क्लियर है, कहीं से किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लें। आइए ज़रा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लें। जैसे नागरिक या दीवानी मामलों के कौन कौन से मामले हो सकते हैं, नागरिक या दीवानी मामले जो होते हैं, नागरिक या दीवानी मामले जो होते हैं, इनमें कौन कौन से मामले हो सकते हैं, ज़रा सोचिएगा। एग्जाम्पल जैसे ज़मीन का मामला हो गया, ठीक है, संपत्ति या ज़मीन का मामला हो गया, या तलाक का मामला हो गया, या किराएदार का मामला हो गया। अब ज़रा सा समझिएगा एग्जाम्पल से, किराएदार का मामला, ठीक, ये सब मामलों का एग्जाम्पल क्या है, ये सब दीवानी मामले हैं। कैसे दीवानी मामले हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ज़मीन
को कब्जा कर रहा है, या दो भाइयों में ज़मीन को लेकर के विवाद हो गया। तो मैंने बताया ऐसे केसेस में क्या होता है, सिर्फ समझौता हो गया या आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होती है, यहाँ पर कोई सज़ा नहीं दी जाती है। मान लीजिए राम श्याम दो भाई हैं और दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, राम ने श्याम की ज़मीन ले ली है, तो अब वहाँ उस मामले में क्या होता है, दीवानी अदालत में केस चलता है और जिसका ज़मीन प्रूफ हो जाता है उसको ज़मीन दे दी जाती है। अगर नहीं दे पाता है तो आर्थिक क्षतिपूर्ति दिला दी जाती है, समझौता कर दिया जाता है। तो ऐसे मामले क्या हो गए, वो दीवानी मामले हो गए। यहाँ पर कोई सज़ा थोड़ी होती, कोई किसी की ज़मीन ले लिया है तो उसको 6 महीने की सज़ा हो जाए। हाँ, किसी को अगर धमका रहा है, मार रहा है, कुछ कर रहा है तो फिर वो ज़मीन का मामला नहीं रहेगा, फिर वो आपराधिक मामला हो जाएगा। ठीक है, जैसे तलाक हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो क्या होता है, आर्थिक कंपनसेशन दिया जाता है, समझौता होता है। ऐसा तो है नहीं कि सज़ा हो जाती, किसी को जेल हो जाती है। या बात करें किराएदार और मकान मालिक के मामले की बात करें तो किराएदार जो होता है, अगर किराएदार ने किराया नहीं दिया है तो निश्चित तौर पे क्या करते हैं, न्यायालय क्या करता है, न्यायालय यही कहता है कि भैया ऐसा है, आपका किराया बाकी है, आप दे दो। अगर मकान मालिक गलत होता है तो फिर उससे कहता है समझौता कर लो और इसका घर इसको खाली करा दो, या जो भी बातें होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिलती है, कारावास किसी को नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक कंपनसेशन की बात होती है। ऐसे मामले जो होते हैं वो कौन से मामले होते हैं, वो मामले नागरिक या दीवानी मामले होते हैं। कभी कभी बच्चे ये भी प्रश्न पूछते हैं, सर अगर सड़क पे दुर्घटना हो जाए तो कैसा मामला होगा, आपराधिक होगा। देखिए, ऐसी दुर्घटनाएं जो हैं वो इंटेंशन देखा जाता है, अगर जानबूझ करके दुर्घटना नहीं हुई है तो निश्चित तौर पे वो दीवानी मामला है, वहाँ पर समझौता होता है। लेकिन अगर जानबूझ कर किसी की मृत्यु कारित की जाती है, ड्रिंक करके व्यक्ति एक्सीडेंट कर देता है, तो ये ऐसे मामले जो हैं अलग अलग कंडीशन में आपराधिक भी कहे जा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आपराधिक मामलों के एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, आपराधिक मामलों के एग्जाम्पल की बात करें, आपराधिक मामलों के एग्जाम्पल की बात करें, आपराधिक मामलों के उदाहरण कौन से हो जाएंगे। जैसे व्यक्ति क्या करता है, किसी घर में चोरी कर लिया, किसी को धमकी दे दिया, हत्या कर दिया, गाली दे दिया गया, ये सब क्या है, चोरी वगैरह, हत्या, धमकी देना, ये सब कैसे आपराधिक मामले हैं। और ऐसे मामलों में दंड का विधान होता है, ऐसे मामलों में कारावास दिया जाता है या मृत्युदंड दी जाती है, प्लस उसके साथ साथ आर्थिक दंड दिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ आर्थिक दंड से नहीं छोड़ा जा सकता है। समझिएगा, जैसे क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, कोई ए नाम का व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, अब किसी डी नाम के व्यक्ति को की हत्या करा दी किसी डी, और पता चले कि आर्थिक दंड है तो कहेगा मेरे पास तो खरबों रुपए है, 50 लाख रुपया दे, 20 लाख रुपया दे करके आर्थिक समझौता कर लेंगे। तो ऐसे तो कोई किसी की भी हत्या करा दे। तो इस तरीके के मामले जो होते हैं वहाँ पर आर्थिक समझौते से बात नहीं होती, वहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है। अगर व्यक्ति अपराधी सिद्ध होता है तो इस केस में सज़ा ज़रूर मिलती है। तो ये दोनों में अंतर रहे कि कौन से मामले आपराधिक होते हैं और कौन से मामले आपके दीवानी मामले होते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो निश्चित तौर पे आप पूछ लो, निश्चित तौर पे आप पूछ लेना कि ये कन्फ्यूजन है सर, ऐसी ऐसी बात है यहाँ पर। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा। राम जन्मभूमि वाला जो मामला था मंदिर और मस्जिद का, अभी तो मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। मंदिर वर्सेस मस्जिद है ना, का जो मामला था बाबरी मस्जिद वाला, मंदिर मस्जिद वाला जो मामला था, ये कैसा मामला था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो निश्चित तौर पे अब इसका डिसीजन भी आ गया है, तो सोच के बताइए ये कैसा मामला था। मंदिर मस्जिद वाला जो मामला था ये कैसा मामला था? दीवानी मामला था या आपराधिक मामला था? जल्दी से बताइए आप लोग, सोच के 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोच के बताइए ये जो मामला था वो दीवानी मामला है, आपराधिक मामला? जल्दी से सोच के बताइएगा भैया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये जो मामला है ये कौन सा मामला? ये दीवानी मामला। देखिए हुआ क्या, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने समझौता करा दिया, ज़मीन दोनों को अलग अलग दे दी, मस्जिद को एक जगह ज़मीन दे दी, मंदिर को एक जगह जब ज़मीन दे दी, दोनों को समझौता करा दिया, भैया आप अपना मंदिर वहाँ बना लो, आप अपना मस्जिद वहाँ बना लो। क्या किसी पक्ष को सज़ा हुई? क्या
क्या किसी पक्ष को कारावास हुआ, क्या नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस जो होते हैं भैया वो कौन से केस हो जाएंगे, वो दीवानी मामले हो जाएंगे। कौन सा मामला था? दीवानी मामला था। कौन सा मामला? दीवानी मामला। आ रही बात समझ में सभी को? अच्छा, ये तो बात हम लोगों ने की विधि दो प्रकार की। आई थिंक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आए। ज़्यादातर आपको मूल विधि में लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, बस आसान से आसान शब्दों में आप समझने का प्रयास करेगा। अच्छा, आगे क्या पढ़ना है? अपराध कैसे होता है? अपराध के लिए व्यक्ति होना चाहिए। जैसे एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ए ने बी से कहा कि सी को मार दो, और ए ने यहाँ पर कुछ किया नहीं, ए ने इसको सिर्फ उकसाया है। ए ने सिर्फ क्या किया है? सिर्फ इसको उकसाया है और इसने इसको डायरेक्टली मार दिया। इसने क्या किया? इसने मार दिया, इसने उकसाया है। तो बताइए ए अपराधी है कि नहीं है? निश्चित तौर पे ए भी अपराधी है। ठीक है, तो अपराध करने के लिए क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति होना चाहिए। अपराध करने के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति होना चाहिए। जैसे समझिएगा यहाँ पर अपराध करने के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति होना चाहिए। अपराध करने के लिए क्या होना चाहिए? एक पर्सन होना चाहिए। पर्सन चाहे फिजिक्स से, शारीरिक रूप से, फिजिक्स से सब शरीक हो, फिजिकली शरीक हो या मेंटली शरीक हो। यानी अपराध के लिए मेंटल प्लस फिजिकल दोनों बातें जरूरी थी। कोई व्यक्ति पागल है, किसी को मार दिया तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, आता भी है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मेंटली फिट नहीं था, इसलिए उसने मार। देखते होंगे पागल कोई कुछ कर देता है, पागलों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इंटेंशन होना चाहिए। यानी मेंटल प्लस फिजिकल दोनों तरीके से जो व्यक्ति किसी अपराध में शामिल होता है वही अपराधी। देखते होंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चों के पास दिमाग डेवलप नहीं होता। कहते नहीं किशोर था, कहते हैं नाबालिग था। नाबालिग लोगों को देखिए अलग से दंड का विधान किया गया, वहाँ पर बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, उन्हें सजा नहीं दी जाती है। ठीक है, तो बात समझिएगा, ये अपराध के लिए मेंटल और फिजिकल दोनों भी वहाँ पर क्या होने चाहिए? दोनों वहाँ पर शामिल होने चाहिए, दोनों तथ्य शामिल होने चाहिए। और भी कुछ बातें हैं इसके विषय में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अब क्या पढ़ना है आईपीसी में, ये हम लोग जरा सा आज एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर अगली क्लास में आईपीसी की धाराओं की बात हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब पढ़ना क्या है, आईपीसी के अंतर्गत दिया क्या है, इसका थोड़ा सा हम लोग स्लाइड डिस्क्रिप्शन लेते हैं कैसे क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पर किसी व्यक्ति ने करी चोरी, किसी व्यक्ति ने की चोरी, तो अपराध या अब यहाँ पर दंड। ठीक, अब किसी ने व्यक्ति ने करी चोरी, तो चोरी क्या है ये कौन बताता है? धारा 378। ठीक है, धारा 378 ये बताता है कि चोरी क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। और 379 धारा 379 में इसके दंड के बारे में बात की गई। जैसे कहा गया कि अधिकतम 3 वर्ष प्लस आर्थिक दंड। यानी कोई व्यक्ति चोरी करता है तो 3 वर्ष की सजा उसे दी जाएगी, अलग अलग कंडीशन है, और उसे आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। ये चोरी की बात कौन करता है? धारा 378। और इसके दंड की बात कौन करता है? धारा 379। जैसे लूट क्या है, डकैती क्या है, चोरी क्या है, तीनों में अंतर है। अब बताइए, सबको अलग अलग दिया गया है। लूट क्या है, डकैती क्या है, चोरी क्या है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, लूट जो है वो धारा 390 में दिया गया है, धारा 390 में, और इसके दंड का प्रावधान 392 में। किस में किया गया है? 392 में किया गया है। और देखिएगा, एक बात समझिएगा, चोरी, लूट और डकैती में अंतर यहाँ पर बताया गया है। चोरी 378 के अंतर्गत चोरी क्या है ये बताया गया, और दंड इसका क्या दिया गया? अधिकतम 3 वर्ष या आर्थिक, किसके अंतर्गत? 379 के अंतर्गत। लूट की जो धारा है वो 392 है,
कितना दंड है? 10 वर्ष एवं आर्थिक क्या है? 10 वर्ष। 392 में ये बताता है 10 वर्ष इसको सजा मिल सकती है और क्या आर्थिक कंपनसेशन की बात करता है। या डकैती क्या है? लूट और डकैती में डिफरेंस क्या है? डकैती धारा 391 के अंतर्गत डकैती की बात की गई है और धारा 395 के अंतर्गत इसके किसकी बात की गई? सजा की बात की गई है। और डकैती के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 5 व्यक्ति कम से कम हो। लूट के लिए 5 से कम व्यक्ति हो, डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्ति हो। और यहाँ पर आजीवन भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, या आजीवन कारावास भी हो सकता है, मृत्यु दंड भी होता है, 10 वर्ष की सजा, 10 वर्ष की भी सजा होती है, प्लस आर्थिक भी दिया जा सकता है। समझिएगा, डकैती केस में आर्थिक आजीवन कारावास भी हो सकता है, वो 10 वर्ष का कारावास भी हो सकता है, या आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर अलग अलग बातें आपको दी गई हैं, आगे आईपीसी में यही सब हम लोग सीखेंगे। जैसे डकैती अगर सूर्यास्त के बाद, डकैती अगर सूर्यास्त के बाद शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के पहले नेशनल हाईवे पर हुई है तो उसके लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। और डकैती में हत्या शामिल है तो उसके लिए अलग अलग धाराएं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यही सीखना है कि किस धारा के अंतर्गत किसका विधान किया गया है, क्या परिभाषा है किस अपराध की, और उसके लिए क्या सजा का प्रावधान किया गया है, ये आपको पूरा आईपीसी में पढ़ना है। यकीन मानिए 511 धाराएं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं सभी धाराएं मैं आपको याद करा दूंगा और ट्रिक भी बता दूंगा। जैसे देखिएगा 378 में चोरी और 379 में उसकी सजा, 390 में लूट और 392 में क्या उसकी सजा, 391 में डकैती और 395 में क्या उसकी सजा। डकैती के लिए 5 लोग होने चाहिए और कम है तो लूट, ध्यान रखिएगा 5 लोग मिलके कोई केस करते हैं तो डकैती, और कम है तो लूट। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ें बहुत ही सरल शब्दों में सीखेंगे। क्लास में रेगुलर बने रहिए। निश्चित तौर पे मूल विधि संधान या किसी विषय से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो 100 से ही होगा। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू सो मच।